हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विशेष ज्ञान एडोयान। मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार गिरी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और नए वर्ष में नए तरह के आप जो है खुशियां प्राप्त कर रहे होंगे। अपने आप से कई नए आप लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया होगा, कई नए अपने आप से वादे किए होंगे। तो ऐसा ही एक वादा हम लोग भी आपसे करते हैं कि इस नए साल में हम आपके लिए कुछ नया लेकर के आने वाले हैं, खास तौर पे वैसे स्टूडेंट जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे दोस्तों के लिए हम लोग जो है वीकली करंट अफेयर न्यूज़ का आपका सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जो ख़ास तौर पे बहुत वेरियस एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है। वैसे तो ये सीरीज़ आपकी यूपीएससी ओरिएंटेड होगी, लेकिन ये आपको निश्चित रूप से बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, ख़ास तौर पे जितने भी पीसीएस पेपर हो गए, एसएससी के पेपर हो गए, उन सब में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए इस नए टॉपिक का जो पहला पार्ट है, पहले वीक का, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ देखिए दोस्तों, केरला से आ रहा है। केरला में हमारे वैज्ञानिकों ने, पादप वैज्ञानिकों ने 2 नए जो है पौधों की स्पीशीज़ खोजी है। एक स्पीशीज़ का नाम है फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनीली और दूसरे का नाम है नियोनाटिस प्रोवुई। ये दोनों की इमेज आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर। ये दोनों ही जो है पेरेनियल आपके प्लांट हैं, जो कि आपको 12 मास ही मिलेंगे। एक जहाँ तक फिम्ब्रिस्टाइलिस की बात है, इसके बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको जो है आईयूसीएन की डाटा डिफिशिएंट सूची में डाला गया ताकि हम इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकें। जबकि जो दूसरी स्पीशीज़ जो पाई गई है नियोनाटिस प्रोवुई, ये आपकी ऊंचाई वाले स्थानों पे पाया जाने वाला, चारागाहों में पाया जाने वाला एक जड़ी बूटी है दोस्तों, जो कई सारे असाध्य रोगियों में काम आ सकता है। जहाँ तक अगर आप पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर, और अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हैं, तो जो आपकी बायोडायवर्सिटी का एरिया, जैव विविधता का क्षेत्र है, जिसमें खास तौर पे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, आपके वन्य जीव अभयारण्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर केरला की बात करें तो यहाँ पर टोटल ऐसे 20 जो है प्रोटेक्टेड एरियाज पाए जाएंगे, जिसमें खास तौर पे आपका साइलेंट वैली जो हो गया, चुलुनूर पिकॉक सेंचुरी हो गया, फिर आपका देखिए इधर न्यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। वैसे इन सभी की लिस्ट आपको यहाँ दी गई है, तो आप सभी को एक बार अपने आप से रिवीजन ज़रूर करें। इन सभी का आपको देखिए लोकेशन भी मार्क किया हुआ है, तो एक बार दोस्तों इसको आप ज़रूर पढ़ें, इसको बार-बार रिवीजन करें ताकि ये जो है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। और मैं गारंटी करता हूँ दोस्तों, जो लोग पीसीएस, यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एक पेपर को आप उठा कर के देख लो तो एक ना एक इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो काजीरंगा में आपको पता होगा कि जो ये असम का एरिया है, यहाँ से हमारे देश की जो सबसे भयावह नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र जो है फ्लो करती है, जो वैसे तो निकलती है आपकी तिब्बत की चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, लेकिन आपका यहाँ पर चूंकि ये पूरा एरिया आपका पर्वतीय है, तो इस असम वाले क्षेत्र में यहाँ पर इसको मैदानी क्षेत्र मिलता है, जिसके कारण ये नदी काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप लेती है और हर साल लगभग बोला जाता है कि 5 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा भूमि जो है यहाँ पर जलमग्न होती है। इसके कारण जो काजीरंगा और बाकी जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है, और जिसके कारण आपके यातायात प्रभावित होता है, वन्य जीवन प्रभावित होता है, और ह्यूमन एनिमल क्लास जो है, क्योंकि जानवर भी जो है जब इस स्थिति में है, आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, और आबादी मनुष्य और जानवरों के बीच जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैश देखने को मिला है। साथ ही साथ यातायात भी प्रभावित होता है, तो इसलिए काजीरंगा जो है वहाँ पर आपको इस तरह के एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान है, जिसको अभी मंजूरी मिलने वाली है। इससे दोस्तों यहाँ जो वन्य जीव रहते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और जो आपके कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं उनको भी यातायात में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब दोस्तों आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा एलिवेटेड रोड हाल ही में आपका सितंबर 2020 में आपके पेंच टाइगर रिजर्व में आप देख सकते हो कि बनाया गया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट 16 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे है, जो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। यहाँ पर कुछ खासियत बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो है इस तरह के एलिवेटेड रोड बनाए गए ताकि जो आपके वाइल्ड लाइफ हैं उनको
ओवरब्रिज पार ना करना पड़े, उनके यातायात में, आवागमन में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, और वाहनों की जो गति है उसको भी यहाँ पर नियंत्रित कर दिया गया। और दोनों साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ग्रीन बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम से कम वन्य जीव को प्रभावित करे। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर ये पेंच टाइगर रिजर्व का 16 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आप देख सकते हो फिर कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो पड़ता है वो असम में पड़ता है, और यहाँ पर आप देख लो तो कौन कौन से और से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिब्रू सिखोवा, फिर उसके बाद नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। थर्ड अगर टॉपिक की बात करें तो हाल ही में जो आपकी केंद्र सरकार है वो एक नई एयर स्पोर्ट पॉलिसी लाने वाली है। आप देखते हो वर्ल्ड में कई इस तरह के आपके स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जिसमें पैराग्लाइडिंग, एयर जंपिंग, फिर आपका सी पैराशूटिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस और रोमांच से भरा होता है दोस्तों। तो भारत में भी इसकी कई गुना संभावनाएं हैं, जिसको भारत सरकार अभी यूटिलाइज करने के प्रयास में है, और इसी को लेकर के भारत सरकार जो है इसके लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का ड्राफ्ट रेडी कर रखी है। अब देखो तो भारत में कौन कौन से वो स्थान हैं जहां पर आपको इस तरह के खेल देखने को मिल जाएंगे, जो इस तरह के खेलों के लिए अच्छे लोकेशन हो सकते हैं। तो इंडिया में माना जाता है कि जो बीर बिलिंग का एरिया है आपका हिमाचल प्रदेश का, जो गैंगटॉक का एरिया आपका सिक्किम में, जो आपका हदापसर का एरिया है आपके महाराष्ट्र में, और जो वागामोंग का एरिया है केरला में, ये आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल एयर जोन माना जाता है, जहाँ पर आपको इस तरह के स्पोर्ट इवेंट देखने को, खास तौर पे एयर स्पोर्ट इवेंट देखने को मिल जाएंगे। अब देखा जाए तो एयर स्पोर्ट इवेंट में कौन कौन से इवेंट आते हैं, तो यहाँ पर एरोबैटिक्स आता है, जो आप इस ढंग से देख सकते हो, हवा में कई सारे आप करतब दिखाना। पैराग्लाइडिंग आएगा, हैंग आपका ग्लाइडिंग आएगा, एयर डाइविंग आएगा, माइक्रो लाइटनिंग आएगा, और इस तरह से कई सारे स्पोर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए सरकार जो है एक अथॉरिटी का भी निर्माण कर रही है, जिसको बोला जाएगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये जो है आपके इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगी। ये आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे होगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि आपको इस तरह से दे सकता है कि बीर बिलिंग जो है हिमाचल प्रदेश में, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, या एयर स्पोर्टिंग इवेंट के लिए इंडिया में कौन कौन से स्थान जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आपको इसको इस ढंग से आप देख सकते हो। फिर फोर्थ टॉपिक की अगर बात करें तो आप यहाँ पर आपको पता होगा ओपन डिफिकेशन, यानी स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपका ये चीज़ें आई थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि तेलंगाना ने, टॉपिक क्या है, तेलंगाना ने जो है ओपन डेफिकेशन लिस्ट को आपका टॉप किया है। सबसे पहले समझते हैं कि ओपन डेफिकेशन होता क्या है। तो ओपन डेफिकेशन का मतलब है कि खुले में शौच से मुक्ति, ओपन डेफिकेशन फ्री जहां पर आपका होगा। तो पूरे, जब भी ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, खास तौर पे ग्रामीण, तो यहाँ पर आपका 3 तरह के जो है आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। शुरुआत में यहाँ पर सिर्फ ओडीएफ का था, जहाँ पे ये बोला गया कि अगर कोई क्षेत्र, कोई राज्य, कोई जिला, कोई कस्बा, कोई वार्ड, अगर वहाँ पर खुले में कोई भी व्यक्ति शौच नहीं करता है, पूरे दिन में अगर कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाता है, तो इसे हम ओडीएफ मानेंगे, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया मानेंगे, खुले में शौच से मुक्त मानेंगे। लेकिन इसी को जब स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 लॉन्च किया गया, तो वहाँ पर इसको ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस लाया गया दोस्तों। ओडीएफ प्लस क्या है, यहाँ पर यह बोला गया कि ना सिर्फ खुले में कोई शौच ना करे, बल्कि जितने भी आपके पब्लिक यूटिलिटी है, जितने भी आपके सार्वजनिक शौचालय हैं, जितने भी आपके सार्वजनिक पेयजल के स्थान हैं, अगर वो आपका वेल मैनर काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो वैसे कस्बे को, वैसे स्टेट को, वैसे जिले को हम ओडीएफ प्लस का सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। इसी में देखिए दोस्तों, तो आपका एक और नया कैटेगरी जुड़ा था, जिसको बोलते हैं ओडीएफ प्लस प्लस। अब ओडीएफ प्लस प्लस क्या होगा, तो उसमें आपका ओपन में तो आपको खुले में शौच से मुक्ति होना ही चाहिए, यानी कोई व्यक्ति खुले में शौच ना जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है कि आपके सारे जो पब्लिक यूटिलिटी हैं वो भी सही से काम करें। और तीसरा, आप जो है ठोस और गीले दोनों तरह के कचरे का आप अच्छी तरह से प्रबंधन कर रहे हो। तो इसमें जो ओडीएफ प्लस का है, जिसमें आपका खुले में शौच और प्लस में आपकी पब्लिक यूटिलिटी जो अच्छे से काम कर रहा है, इसमें तेलंगाना ने टॉप किया। यहाँ पर आपको
96% से ज़्यादा जो आपके गाँव हैं, वो आपके ओडीएफ प्लस हैं। यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन का भी अच्छी तरीके से उपयोग हो रहा है, यानी आपका कूड़ा संग्रहण भी अच्छे से हो रहा है और उसका डिस्पोज़ल भी जो है वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। यहाँ पर तेलंगाना सरकार एक प्रोग्राम चलाती है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है प्रीलिम्स के नज़र से, और वो है पाले प्रगति प्रोग्राम। ये आपका मेनली इब हर पंचायत में चलाया जा रहा है ताकि जो इस ढंग के जो आपके स्वच्छता मिशन है, उसको स्मूथली आपके क्रियान्वित किया जाए। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ प्लस प्लस, ओडीएफ प्लस, और साथ ही साथ तेलंगाना ने ओडीएफ प्लस की लिस्ट को लॉन्च ये टॉप किया है। फिर आपका पाले प्रगति प्रोग्राम किस जगह पे चलाया जाता है और इसका किस चीज़ से संबंध है। फिर एक प्रोग्राम की बात करेंगे दोस्तों, ये है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो आपका एक कैश इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें क्या होता है कि आपका वन टाइम 5,000 रुपया जो है आपको गर्भवती महिला या फिर जो आपके बच्चे को जन्म देने वाली महिला है, उनको पे किया जाता है। लेकिन इसको लेकर के कुछ आलोचनाएँ और कुछ समस्याएँ आ रही हैं। सबसे पहला तो जो इसका बजट एलोकेशन है, वो सरकार ने कम कर दिया। दूसरा, जितना ये सरकार इसको टारगेट लक्ष्य की थी, उसका 1/3 हिस्सा भी जो है, ये यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा। और तीसरा, इसमें काफ़ी ज़्यादा बैंक अकाउंट की समस्या, टारगेटेड जो एरिया हैं, जो लक्षित समूह हैं, वहाँ तक पहुँच का अभाव रहा है। तो इस कारण से इस योजना की काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हो रही है और सरकार इसको फिर से समीक्षा करने वाली है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और किया गया कि ये आपका सिर्फ़ जो है, देख सकते हो, ये फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए दिया जाएगा, यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बच्चे के लिए दिया जाएगा, जिसको लेकर के कई राज्य सरकारों ने इसके लिए आपका वो आलोचना की है कि सरकार को यहाँ पर कम से कम 2 बच्चों के लिए दिया जाना चाहिए और इसमें जो अमाउंट है, वो आपका बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूँ तो मैटरनिटी कंपनसेशन एक्ट के तहत सरकार को ये प्रावधान करना है कि कम से कम जो है, किसी भी गर्भवती महिला के 12 सप्ताह का वेतन का भुगतान सरकार को करना चाहिए। खास तौर पे वैसी महिलाएँ जो असंगठित क्षेत्र में काम करती है, यानी जो किसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है, दिहाड़ी मज़दूर के रूप में, आपका खुले में आपका मान लो सब्जियाँ बेचती है या कुछ भी, जो आपके पब्लिक वेंडर्स हैं, कैटरिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं, ऐसे क्षेत्र जो आपका संगठित नहीं है, तो उनमें 12 सप्ताह के आपके वेतन का भुगतान करने का है, जिसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ आलोचना हो रही है। अब देखते हैं तो इसमें बाकी कुछ-कुछ सरकारों में किस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, उसको भी एक बार देखते हैं। तो तेलंगाना में 2017 से यहाँ पर केसीआर किट चलता है, जिसमें क्या होता है कि वहाँ पे सरकार आपका कैश इंसेंटिव ना दे करके, साथ ही साथ आपको जो है, सॉरी, कैश इंसेंटिव भी देती है और साथ ही साथ वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए बेबी ऑयल, सोप, मॉस्किटो नेट और ड्रेसेस भी प्रोवाइड करवाती है। इसी ढंग से अगर उड़ीसा की बात करें तो ममाता स्कीम चलता है, जिसको आप ममता स्कीम भी बोल सकते हो। यहाँ पर क्या है, आपका 5,000 रुपये जो सरकार देती है, लेकिन ये जो है 2 बच्चों के लिए देती है दोस्तों, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये मातृ वंदना योजना के तहत सिर्फ 1 बच्चों के लिए देती है। और ये लगभग उड़ीसा की सरकार 1 दशक से ज़्यादा समय से चला रही है। उसी ढंग से देखिए तमिलनाडु की, तो यहाँ डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के नाम पर के यहाँ पर जो है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम चलाए जाते हैं। यहाँ पर क्या करती है सरकार की, इनकी जो मैटरनिटी हेल्थ कवरेज है वो बढ़ा रखी है, यानी उनको जो है 5,000 की जगह ज़्यादा रुपये पे करती है और साथ ही साथ उनको जो है एक्स्ट्रा केयर भी करती है। तो ये आप इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये क्या है, ये कैश इंसेंटिव स्कीम है, 5,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फर्स्ट चाइल्ड पर देगी, लेकिन इसको जो है बढ़ाने की मांग हो रही है। साथ ही साथ जो वेरियस स्टेट आपके इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जो है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है मेरठ में इसका फाउंडेशन रखा है, इसका शिलान्यास किया दोस्तों। तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, जिसके कारण इनको भारत का उत्कृष्ट खेल रत्न से भी नवाजा गया है। और इनको दोस्तों मैं आपको बता दूं कि औपचारिक रूप से किसी भी प्रकार का आपका भारत रत्न या खेल रत्न नहीं दिया गया था, लेकिन इनका व्यक्तित्व बहुत ही महान रहा है। इन्होंने खेलों में बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट योगदान दिया। इसको लेकर के हमारी जो सरकार है, उन्होंने इस इनके नाम पर एक भारत की सबसे बड़ी आपकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है, उसका शिलान्यास की है, उसको बनाने जा रही है। ये यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ में बनेगी दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि ये मेरठ में होने वाला है।
साथ ही साथ इसमें जो लागत है वो 700 करोड़ का होने वाला है और ये भारत की सबसे बड़ी आपकी यूनिवर्सिटी होगी। इसके साथ ही भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपकी फैसिलिटी होगी वो बिल्कुल नई और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी। यानी अभी तक की सबसे बेहतरीन लेवल की आपकी फैसिलिटी दी जाएगी, जिसमें आपका सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, हैंडबॉल और इस तरह के कई सारे जो है स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए तो इंडोर गेम्स के लिए भी आपका काफ़ी ज़्यादा जो है आर्चरी, वेटलिफ्टिंग, आपका केकिंग, इस ढंग के स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर आपकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की जाएगी। ये आप देख सकते हो उसका जो है एक सिंबॉलिक आपका आर्किटेक्चर है जो बनने के बाद लगभग कुछ इस तरह का होगा। इस यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग आपका 1080 स्पोर्ट पर्सन जो है वहाँ पर यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें जो है 50% सीट जो है आपकी महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई ताकि हमारी महिलाएं भी खेल के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। अब एक चीज़ और आपको अपडेट दे दूं दोस्तों कि पहले जो है खेलों में सबसे ज़्यादा जो सबसे हाईएस्ट जो आपका अवार्ड होता था वो होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको इसी साल यानी पिछले साल 2021 से भारत की सरकार ने इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में कर दिया है। यानी अब जो है खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहलाएगा। अगले टॉपिक की बात करें तो देखते हैं कि 2022 में हमारे इसरो का कौन-कौन सा प्लान है और उसको लेकर के इसरो जो है अपनी तैयारियां कर चुका है। तो सबसे पहले देखिए इसरो जो है आपका वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 सितंबर 1969 को हुई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आएगा दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट अंतर्गत काम करता है, यानी पीएमओ के अंदर डायरेक्ट काम करता है। अगर इस साल की बात करें मिशंस की, जो प्लान मिशन है तो उसमें आपका एक्सपोसैट जो आपका क्या करेगा, ये आपकी जो इसरो का जो प्लान है आपका स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाने का, आपकी उसके लिए ये क्या करेगा, आपको कॉस्मिक एक्सरे का स्टडी करेगा ताकि हम लोग जो है उस कंडीशन को पढ़ सकें और अपनी ऑब्जर्वेटरी को पल्सर स्टार और इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पे कई और ज़्यादा जो है रिसर्च कर सकें। तो ये आपका एक्सपोसैट है। इसको आप याद रखिएगा कि ये आपका एक्स-रे से जुड़ा हुआ जो है एक्स-रे पोलराइ पॉली सॉरी एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट होगा, जो आपका इस ढंग के एक्स-रे कॉस्मिक रेज़ को स्टडी करेगा, जिसके कारण हम जो है यूनिवर्स और पल्सर स्टार, ब्लैक होल इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको पढ़ पाएँगे। दूसरा यहाँ पर एक जो मिशन है, प्लान, वो है आपका दिशा। ये दिशा जो है इसका आपका फुल फॉर्म है डिस्टर्ब्ड एंड क्वाइट टाइप लेनोस्फेयर सिस्टम ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ये मेनली क्या करेगा दोस्तों, तो ये आपके जो पृथ्वी के सबसे वातावरण का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ये आपका उसको स्टडी करेगा कि किस तरह से हमारा वायुमंडल जो है बाहरी अंतरिक्ष के साथ आपका इन्वॉल्व होता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये मेनली उसकी उसकी स्टडी करेगा और ये जो है आपका देख सकते हो अर्थ के 450 किलोमीटर का जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट जिसको आप बोलते हो, उसमें ये ऑर्बिट करेगा। और साथ ही साथ ये जो मिशन है आपके एरोनॉमी के बारे में भी हमें कई सारी जानकारियाँ देगा। फिर तीसरा मिशन जो इस इसरो ने इस साल प्लान किया है वो है आपका तृष्णा। ये तृष्णा मिशन का अगर पूरा नाम देखें तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट है। ये मेनली आप देख सकते हो कि ये कोलैबोरेटेड मिशन है जिसमें फ्रांस और इंडिया मिल करके काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है तृष्णा, क्योंकि इसमें फ्रांस के साथ साथ इंडिया जो है कोलैबोरेट कर रहा है। और इसमें ये क्या करेगा तो अर्थ के बहुत सारे इमेज लेगा, खास तौर पे थर्मल इमेज, जिसके कारण आपके भूगर्भिक स्रोतों के बारे में हमें काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो ये थे आपके इसरो के कुछ मिशन जो आपके एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। आरबीआई ने हाल ही में एक और काम किया दोस्तों, इन्होंने ऑफलाइन ई पेमेंट को शुरू कर दिया है। यानी अभी तक आप जो है इस तरह से वेरियस जो आपके गेटवेज हैं, वेरियस आपके जो पेमेंट ऐप हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सअप, अमेज़न पे, इस तरह से या यूपीआई भीम, इस तरह की चीज़ों से आप पेमेंट करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि ख़ास तौर पे दूर-दराज के एरिया में या फिर जो आपके हाई एल्टीट्यूड एरिया हैं, जो रिमोट लोकेशन है, जहाँ पर सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कंडीशन में अभी भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपका सभी के पास वित्तीय समावेशन अच्छी तरीके से हो जाए, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैशलेस हो सके, उसके लिए सरकार ने खास तौर पे आरबीआई ने ऑफलाइन ई पेमेंट को मंजूरी दी है, जिसमें आपका
देख सकते हो फेस टू फेस प्रॉक्सिमिटी मोड में ये यहाँ पर ये काम करेगा, जिसमें आप कार्ड से, वॉलेट से या मोबाइल डिवाइस से आप जो है कम मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, पहले भी आप देख सकते हो इस तरह के स्कीम चलते थे जिसमें आप अपने फ़ोन से आप यूज़ करके जो है 5,000 रुपये तक का अमाउंट भेज सकते हो। तो सेम यहाँ पर उस चीज़ को वापस से ये स्टार्ट करने वाली है, और इसमें साथ साथ इसमें जो है आपके वेरियस जो पेमेंट ऐप के वॉलेट हैं उसको यूज कर सकते हो, मोबाइल डिवाइस यूज कर सकते हो, और आप अपने कार्ड को भी यूज करके यहाँ पर ऑफलाइन मोड में कम अमाउंट की पेमेंट कर सकते हो। फिर अगले टॉपिक की अगर बात करें तो ये नीट 3.0 है दोस्तों, जिसको भारत के शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगर इसका पूरा नाम देखें तो ये है आपका नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये मेनली क्या है दोस्तों, तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाने वाला एक इनिशिएटिव है, जिसमें बहुत सारे जो आपकी 58 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी जो हैं वो अपने वेरियस प्रोडक्ट्स को लाती हैं, खास तौर पे ऐसे प्रोडक्ट जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये आपका मेनली इसलिए किया गया है ताकि जो हमारे डिजिटल एजुकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके लोगों तक, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनके सोच और उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की प्रणाली और उनके कंटेंट को डेवलप किया जा सके। तो मेनली ये आपका ग्राफिक बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपका एक प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, जिसमें आपके शिक्षा मंत्रालय कई सारी कंपनियों के साथ मिल करके जो है आपका कंटेंट क्रिएट करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया जो आपका AICTE है, ऑल इंडिया कमीशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो आपका इसका फैसिलिटेटर है, इसको ये आपका फैसिलिटेट करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें 253 करोड़ रुपए की लागत होगी, और इसमें जो रीजनल लैंग्वेज है, अलग अलग भाषाओं में आपकी NCERT और वेरियस बुक का ट्रांसलेशन भी किया जाएगा, जिसको आपके किंडल फॉर्म में यानी कि आपका सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड किया जाएगा विथ ग्राफिक्स, ताकि लोग जो है अच्छी तरह से आपके डिजिटल एजुकेशन को प्राप्त कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। नेक्स्ट टॉपिक में बात करें तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है और हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इसी को लेकर के आप देखो क्लाइमेट अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है, लेकिन इसमें आपको खास तौर पे ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है इसकी मिनिस्ट्री कि क्लाइमेट अवेयरनेस कैंपेन आमतौर पे आप क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है तो ये आपका एनवायरमेंट मिनिस्ट्री या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आपका नहीं कर रही, ये आपका कैंपेन चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। और इसने देखो 26 जनवरी 2022 से जो स्टार्ट हुआ है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसको लेकर के ये कैंपेन स्टार्ट किया गया। इसके तहत आपके वेरियस आपके स्पोर्ट्स, वेरियस तरह के आपकी एक्टिविटी की जाएगी, जिसमें क्यूज, वेरियस आपके आर्ट फॉर्म, ड्राइंग्स, आपके डिबेट्स, इस तरह की चीज़ें की जानी है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि जितने भी आपके म्यूनसिपालिटी हैं उन सभी के वर्कर, उन सभी के आपके कमिश्नर्स, उन सभी के जितने आपके CEO हैं, साथ ही साथ जो आपके सोशल वर्कर हैं, NGO हैं, उन सभी की इसमें मदद ली जा रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। और इस तरह के कैंपेन ये फरवरी 2022 तक चलेगा। जो फाइनली इवेंट होगा वो होगा सूरत, गुजरात में। तो इस टॉपिक में आप याद रख सकते हो कि क्लाइमेट अवेयरनेस कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है और किस अवसर पे चलाया जा रहा है। तो ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्मार्ट सिटी स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको चलाने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो फिलहाल दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि इसमें क्या कुछ सुधार होने की आवश्यकता है या फिर इसको कंटिन्यू किस तरह से किया जाए। थैंक यू सो, हैव ए गुड टाइम।